नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है अविनाश किशोर, एवियन सर से जाना जाता हूँ। मैं आज एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसको कहते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन, मतलब मात्रक एवं विमाएं। ठीक है, अब देखो फिजिक्स को जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें दोनों ही टर्म आपको सीखना होगा, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही आपको आना चाहिए क्योंकि कॉलेज में आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, इसलिए मैं दोनों ही चीज़ें बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए तो पहला शुरू करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी मतलब होती है भौतिक राशियाँ। ये ऐसी राशियाँ हैं जिनको आप माप सकते हैं, जिनको आप मेजर कर सकते हैं, किसी यंत्र से मेजर कर सकते हैं। तो क्या हर वो चीज़ है जिसको आप मेजर कर सकते हैं? नहीं। जैसे आपको गुस्सा कितना आता है, आप गुस्सा को मेजर नहीं कर सकते। आप कैसे बोलेंगे कि 4 यूनिट गुस्सा लग गया? प्यास लग रही है आपको, भूख लग रहा है, कितना प्यार आ रहा है, ये सब चीज़ आप लिख कर नहीं बता सकते, है ना। तो ऐसी चीज़ें जिनको आप नहीं माप सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएंगी, वो भौतिक राशियाँ नहीं कहलाएंगी। ठीक है, तो हर वो राशि जिनको एक यंत्र से मापा जा सके वो कहलाएगा भौतिक राशियाँ। ठीक, देखो तो वे राशियाँ जिनको मापक यंत्रों द्वारा मापा जा सके तथा जिनके द्वारा भौतिकी के नियमों का प्रतिपादन किया जा सके, ऐसे राशियों को भौतिक राशियाँ कहते हैं। ठीक, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो फिजिक्स में कई सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जिनको आप मेजर कर सकेंगे। अब उनको आगे जाकर विभाजित करेंगे। ठीक है, तो भौतिक राशियाँ के कितने प्रकार हैं, पहले प्रकार समझ लेते हैं, फिर जो भी राशियाँ मिलेंगे उनको विभाजित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों के प्रकार कितने प्रकार के हैं इनको समझते हैं। तो ये 3 प्रकार के मुख्यतः हैं। सबसे पहला है फंडामेंटल या बेस। फंडामेंटल और बेस, इसको क्या बोलते हैं? मूल या आधार। ठीक है, दूसरा है डिराइव। डिराइव का मतलब है किसी पे, वो मैं बताऊंगा फ्यूचर। और तीसरा है सप्लीमेंट्री, मतलब पूरक। तो 3 प्रकार के होते हैं फिजिकल क्वांटिटी। 3 प्रकार के क्या होते हैं? भौतिक राशियां, जिसमें सबसे पहला प्रकार है मूल या आधार। तो देखते हैं ये क्या चीज है। ये मूल है। मूल का मतलब क्या होता है? जो किसी पे निर्भर ना करे, वो सबसे फंडामेंटल है, वही उसी से शुरुआत हो। ठीक है, उसको बोलेंगे मूल। तो ऐसी राशियां जिनकी इकाई का मतलब यूनिट्स, यूनिट समझते हैं, वैसे इस चैप्टर में आगे समझ आ जाएगा आपको क्या है ये। तो ऐसी राशियां जिनकी इकाइयों को अन्य सभी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जितने भी अन्य राशियां हैं उनके सभी राशियों को व्यक्त करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं, मूल राशियां यूज करते हैं। अब इसका उदाहरण समझते हैं। जब तक उदाहरण नहीं समझेंगे तब तक कोई बात समझ नहीं आएगी। तो उदाहरण देखिए क्या है। उदाहरण है सबसे पहले लंबाई, लेंथ। अगर आपको मैं बोलूं कि इस चौक की लंबाई आप मेजर कीजिए, तो बस आप स्केल लाएंगे यहाँ रख के, इसको आप माप लेंगे और बता देंगे। क्या उसकी लंबाई निकालने के समय आपको कोई और राशि की जरूरत पड़ी? बिल्कुल भी नहीं। तो लंबाई क्या बन गया? एक फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल यानी कि मूल। दूसरा समय। समय भी किसी पे निर्भर नहीं करता, है ना। समय सबसे बड़ा होता है, सबसे बलवान होता है, वो किसी पे निर्भर नहीं करता, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, पता ही है। तो समय को मापने के लिए आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप यंत्र निकालिए, समय माप लीजिए। एक घड़ी निकालिए, उसका स्टॉप वॉच चालू कर लीजिए, बस समय का जो अंतराल होगा सेकेंड्स में, मिनट्स में या घंटे में, तो आप उसको माप सकते हैं। ठीक है, तो और भी इसके उदाहरण हैं, इनको मैं आगे बताऊंगा आपको कि फंडामेंटल या मूल कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से उसके उदाहरण। मैंने 2 ही उदाहरण लिया यहाँ पे। ठीक, अब दूसरे प्रकार के तरफ बढ़ते हैं, वह डिराइव। डिराइव मतलब
व्युत्पन्न राशियां। अब ये जो राशियां हैं, ये राशियां फंडामेंटल पे डिपेंड करेंगे, यानी कि मूल पे निर्भर करेंगे। ठीक है, तो वे राशियां जिनको मूल राशियों के पदों में प्रदर्शित किया जा सके, वे राशि क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जब तक उदाहरण नहीं दूंगा तब तक पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आएगी। सबसे पहला उदाहरण सुनो। अगर मैं आपको बोलूं कि एक गाड़ी है या कोई भी एक वस्तु है, उसकी चाल निकालनी है, स्पीड निकालना है, तो मैंने बताया कि वो 4 किलोमीटर की दूरी तय किया है, और मैं बोल रहा हूँ चाल बताओ, क्या तुम बता सकते हो? वैसे ही सवाल आएगा, सर समय तो बताओ। तो देखो, चाल लंबाई पे और समय दोनों पे निर्भर हो गया ये। तो जब तक कोई एक मान किसी फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा हो, किसी मूल पे निर्भर कर रहा हो, तो वो डिराइव बन जाएगा। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी क्या होगा? लंबाई, और समय हो गया, तो दोनों पे निर्भर कर रहा है, इसीलिए चाल क्या बन गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे आप, फिर भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, बस इसके उदाहरण याद रखो। फिर है फोर्स यानी कि बल लगा रहे हो, तो बल के लिए आपको क्या चाहिए? द्रव्यमान चाहिए और त्वरण चाहिए। त्वरण के लिए आपको लंबाई चाहिए और समय चाहिए। तो बल जो है वो मास पे डिपेंड कर रहा है ना, द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है। तो द्रव्यमान जो है वो भी फंडामेंटल में आता है, आगे पता चल जाएगा आपको कौन कौन से उसके उदाहरण है। तो ये हो गए आपके 2 प्रकार। अब तीसरे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं, वो है सप्लीमेंट्री, पूरक। वो क्या चीज होता है उसको समझते हैं। ठीक, इसको आप लिखिए आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि एक मूल होता है और एक उससे जो डिराइव करके लाते हैं वो होता है राशि, और तीसरा राशि मैंने बताया था सप्लीमेंट्री, यानी कि पूरक राशि। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में हमने ये सीखा है, यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या होता है कि 2 ऐसे राशि हैं जो ना मूल में आएगा, यानी कि ना फंडामेंटल में आएगा, ना ही डिराइव में आएगा। ये तीसरे प्रकार की राशि है जो प्लेन एंगल, 2 ही हैं इसके, दो प्रकार है, एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल, यानी कि समतलीय कोण। समतलीय कोण है, और समतलीय कोण को मैं पहले इसकी परिभाषा बताता हूँ कि अगर एक वृत्त है, तो इस वृत्त के इस वक्र ने, ये वक्र की लंबाई L है और इसकी त्रिज्या R है, तो ये जो कोण बन रहा है इस कोण को बोलते हैं समतलीय कोण या फिर प्लेन एंगल। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है थीटा बराबर L/R। ये इसकी सूत्र हो गई। अब एक SI सिस्टम होता है, SI सिस्टम में मैं बताऊंगा आपको। SI सिस्टम में, SI प्रणाली है ये, तो SI सिस्टम में इसकी यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, रेडियन, और इसको लिखते कैसे हैं? RAD, ये लिखते हैं। लेकिन कोण के बारे में आपने पढ़ा था कि वो तो डिग्री में होता है ना, डिग्री में। तो डिग्री और इसके बीच में एक संबंध होना चाहिए। तो संबंध ये है कि 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। ठीक है, ये इसका संबंध होगा। ठीक, जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको कि अगर 30 डिग्री है, 30 डिग्री, तो उसको रेडियन में कैसे लिखेंगे? गुणा कर दो तो π/6 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो गया ये। अच्छा, एक ये है और दूसरा है, इसको पहले वाले को लिख लो, फिर मैं अभी बताता हूँ आपको दूसरा। ठीक है, इतना लिखो।
तो आपने लिख लिया होगा। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को बोलते हैं ठोस कोण। ठोस कोण। अब इसको कैसे परिभाषित करेंगे? इसमें क्या लिया था मैंने? वृत्त लिया था, वृत्त। तो ये जो वृत्त है ये 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। और सॉलिड एंगल जो है उसमें हम क्या लेंगे? एक गोला लेंगे। एक गोला है। गोला का मतलब 3 डायमेंशनल फिगर हो गया। जैसे गेंद, गेंद एक गोला है ना। लेकिन जो चूड़ी है होता है पतली सी, वो हो गई वृत्त। या आप एक पेज में बना रहे हैं, वो वृत्त है। उसको 3 डायमेंशन लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? सॉलिड एंगल। उसी गोले को लेके जाओगे, जैसे तरबूज वगैरह हो गया, गेंद हो गई, तो ये हो गया 3 डायमेंशन। तो जब पेज में बनाते हैं तो वो वृत्त होता है ना। पर उसको 3 डायमेंशन में लेके जाओगे तो गोला होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए, वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तो अब इस गोले ने इस केंद्र पर जो कोण बनाया होगा वो किसी वक्र की लंबाई के जैसा नहीं होगा, वो होगा एक क्षेत्रफल की तरह, ऐसे, ठीक है। इसको मैं बाहर निकाल के बताता हूँ। जैसे ये एक क्षेत्रफल है, ठीक है। इतना मैंने काट के निकाल दिया बाहर, और इसका मैं निकाल रहा हूँ कि यहाँ पे केंद्र पे कितना कोण बना रहा है, ऐसे केंद्र पे कितना कोण बना रहा है। तो ये कोण को मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ। आप ऐसे समझो कि एक तरबूज है, तरबूज के ऐसे ऊपर हिस्से को आप काटते हो, है ना। तो इस तरह से केंद्र पर ऐसे कोण बन रहा होगा, ऊपर वाला ये क्षेत्रफल ऐसे अंदर जा रहा होगा, है ना, शंकु की तरह अंदर। तो वो जो कोण बनेगा उसी को कहते हैं ठोस कोण या फिर सॉलिड एंगल। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? इसमें मैंने क्या लिया था? लंबाई। यहाँ आप लोगे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ले लेते हैं। एरिया ए है, इसका क्षेत्रफल ए है, और ये रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो a/r², ये हो गया इसका, ठीक है। अब इसकी SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट इज स्टेरेडियन। और इसको SR से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये आप 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे, तो इसकी ज़रूरत अभी नहीं पड़ती है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि 2 प्रकार के पूरक राशियाँ होती हैं। एक होता है समतलीय कोण और दूसरा होता है ठोस कोण, ठीक है। तो उसके लिए ये दोनों पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। इसको आप लिख लीजिए। अब हम फिर से पहुँचते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की तरफ, ठीक है। जो मूल राशि थे उसके तरफ बढ़ते हैं कि कितने प्रकार के मूल राशियाँ होंगी, ठीक है। तो इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं। लेकिन उसके पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यूनिट्स हमारे लिए कौन कौन से डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो यूनिट को मात्रक बोलते हैं, और उसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसकी परिभाषा है कि किसी भौतिक राशियों का माप कुछ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता द्वारा दिया जाता है, उन्हें मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो माना गया है उनको ही मात्रक कहते हैं। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से हैं, जरा इनको देखो। विश्व भर में कई प्रणालियाँ होते हैं, ठीक है, कई सिस्टम होते हैं यूनिट को मेजर करने के लिए, जिसमें से कुछ हैं इस तरह से। देखिए, एक है CGS सिस्टम। CGS का मतलब है कि लंबाई उसको सेंटीमीटर में मापेंगे, वजन जो है वो ग्राम में मापेंगे,
और जो समय है वो सेकंड में मापेंगे, ठीक है। इसमें लंबाई फुट में नापेंगे, फुट, इसमें पाउंड और इसमें सेकंड। अब देखो बात ऐसी थी कि मान लो विश्व के किसी एक कोने में एक वैज्ञानिक है जो कुछ अनुसंधान कर रहा है, खोज कर रहे हैं वो, ठीक है, तो वो अपनी थीसिस लिख रहा है। वो सिस्टम ऑफ यूनिट कुछ और उसने लगाया, उसने जो लंबाई है वो फुट में मेजर किया और किसी और सिस्टम ने उसने मीटर में किया। तो इन दोनों का जो बात है एक दूसरे को समझ आना चाहिए, ठीक है। या फिर आप अगर अमेरिका से कोई चीज़ मंगा रहे हैं और आपने लिख के दिया 27 मीटर, अब वो उधर लंबाई जो है वो इंच में वो नाप रहे होते हैं, तो वो 27 इंच का सामान भेज देंगे तो वो तो नहीं होगा सही। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि विश्व भर में एक ही ऐसा सिस्टम बना के रखते हैं जो सबके लिए मान्य होगा, और उसे कहते हैं एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम को कैसे मापते हैं? इसमें लंबाई जो है वो मीटर में होता है, ठीक है, वजन जो है वो किलोग्राम में होता है और समय सेकंड में मापते हैं, ठीक है। ये होता है एसआई सिस्टम। तो ये विश्व भर में इसको अपनाया जाता है। इसको कभी कभी आपको MKS सिस्टम भी लिखा मिल सकता है। तो MKS सिस्टम वही होता है जो एसआई सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये है एसआई सिस्टम। अब सुनिए, एसआई सिस्टम में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थे, दैट इज़ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ जो थे मूल वाले, उनके 7 प्रकार के फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, और वो 7 प्रकार कुछ इस तरह से हैं। तो 7 फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज़ इन एसआई सिस्टम, जो एसआई सिस्टम में है उनमें 7 फंडामेंटल होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था फंडामेंटल क्या होता है, मूल क्या होता है? ऐसी राशि जो किसी पे भी निर्भर ना करे, जिसकी मेजरमेंट अगर लेना हो, अगर उसको नापना हो तो किसी और प्रकार की जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। तो हमारे लिए 7 प्रकार के ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। कौन कौन से देखते जाओ? लेंथ, लंबाई, ठीक है, उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर, और उसको सिंबल में कैसे लिखेंगे? स्मॉल m, ठीक है। फिर है मास, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होगी? किलोग्राम, ठीक है, और उसका सिंबल क्या होगा? केजी, ठीक है। फिर आता है टाइम, समय, एसआई यूनिट सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 तो मैंने बता दिया था आपको। उसके बाद भी देखो ये इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, जो करंट है, जो प्रवाह है, वो भी फिजिकल क्वांटिटी में आएगी, ठीक है। अब देखो उसकी यूनिट क्या है? एम्पियर, और उसको लिखते कैसे हैं? कैपिटल ए में। तो एक नियम सुन लो, एसआई सिस्टम में एक नियम होता है कि कोई भी मात्रक, कोई भी यूनिट, कोई भी इकाई जो साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया हो, उनको लिखने का एक तरीका होता है, और वो तरीका ऐसा है कि जब आप पूरी तरह से लिखेंगे, अगर आप कंप्लीट लिखेंगे तो पहला अक्षर स्मॉल लेटर होगा, और जब उसको सिंबल लिखेंगे तो वो कैपिटल होगा, ठीक है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको, न्यूटन, न्यूटन आपने सुना ही होगा, है ना। तो जब आप न्यूटन लिखेंगे ऐसे, तो आपको स्मॉल लेटर लिखना होगा, लेकिन जब आप सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल एन, ठीक है। अगर आप कैपिटल एन से न्यूटन लिख देंगे तो इसका मतलब होगा कि आप साइंटिस्ट के नाम को बोल रहे हैं, ठीक है। ये एक संज्ञा है, नाउन है। तो नाउन में हमने क्या सीखा था? प्रॉपर नाउन का कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो नाम हो जाएगा। अगर आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे तो वो साइंटिस्ट को आप संबोधन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल ए आएगा सिंबल में, ठीक है। टेम्परेचर देखिए, इलेक्ट्रिक करंट के बाद है टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब ताप। इसकी एसआई यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं होती है, केल्विन होता है। अब केल्विन भी एक साइंटिस्ट का नाम है, और साइंटिस्ट का नाम है तो के स्मॉल लेटर है और यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा, मोल आपने सीखा होगा, है ना, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप। तो अगर LE लिखेंगे तो वो कंप्लीट यूनिट होगी, और LEE नहीं लिखेंगे तो उसका सिंबल हो जाएगा। तो एक ही बात है दोनों, ठीक है। अब सातवां एक नया प्रकार का है जो आप सुन रहे होंगे, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता। इनके बारे में पढ़ना नहीं है हमें। ये कैंडेला होता है, CD इसमें इसकी सिंबल है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। हमें 6 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इनको आप लिख लीजिए कॉपी में बढ़िया से, और ये सातों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक ऐसा ही उपसर्ग है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या है वो ऐसा ही उपसर्ग। 10 की घात में अगर ये सारी चीज़ लिखे होंगे या उपसर्ग दिया होगा तो आपको 10 की घात ऐसे लिखना होगा। ऐसे आपको 2 बातें पता होनी चाहिए, आपस में जो संबंध है वो पता होना चाहिए। देखिए 10 की घात अगर 9 है तो उसको गीगा बोलेंगे, तो उसको जी से लिखेंगे, ठीक है। अच्छा 10 की घात 6 है तो मेगा, 3 है तो किलो, सभी में सिंबल लिखा हुआ है। -3 मिली होता है। अब अगर मिलीमीटर है तो mm होगा, mm मतलब मिलीमीटर, या मिलीलीटर है तो ml हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मिली में कुछ भी लगा दो तो आगे एक m लगेगा। अच्छा माइक्रो हो गया 10 की घात -6 माइक्रो, है ना, तो म्यू हो गया। जैसे माइक्रोमीटर है तो क्या होगा 10 की घात -6 मीटर, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे माइक्रो फैरेड, तो 10 की घात -6 फैरेड होता है, ठीक है। माइक्रो के साथ कुछ भी लगा सकते हो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। अब -9 कितना हुआ, नैनो, तो ये n आ जाएगा, है ना। तो नैनो को कहीं भी लगा सकते हैं आप, नैनोमीटर। उसी तरह से पिकोमीटर या पिको, तो -12 को पिको बोलेंगे, -15 को फर्मेंटो बोलेंगे, या फिर इसको फर्मी भी बोलते हैं, ठीक है। फर्मी मीटर, केवल फर्मी होगा तो 10 की घात -15 मीटर हो गया, एक फर्मी हो गया, ठीक है। तो ये सब मीटर में यूज़ होता है। तो ये ऐसा ही उपसर्ग है जो काफ़ी ज़रूरी है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो इसको आप लिख लीजिए। इसकी ज़रूरत फिर से पड़ेगी इसलिए मैं इसको नहीं साफ कर रहा हूँ, लिख लीजिए। चैप्टर के दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं और वो है डायमेंशन। डायमेंशन मतलब विमाएँ। अब ये विमाएँ क्या होती हैं, इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी भौतिक राशि जिनको आप मूल राशि के घात में लिख सकते हैं, मतलब पावर में लिख सकते हैं, वो उनकी विमाएँ होंगी। अभी कुछ कम समझ में आएगा आपको, जैसे जैसे ये उदाहरण दूंगा मैं और उसके और भी चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि विमाएँ क्या हैं, ठीक है। तो विमाएँ को बोलते हैं डायमेंशन। और डायमेंशन ये वो नहीं है जो आप गणित में सीखे थे कि एक कमरे की डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, वो वाला नहीं है ये डायमेंशन अलग है, विमाएँ इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा देखिए, भौतिक राशियों की विमाएँ इनकी मूल राशियों पर लगी घात या पावर द्वारा दर्शाई जाती है, ठीक है। इसका उदाहरण मैं दूंगा आपको, लेकिन उसके पहले आप ये देखिए कि जो इसकी भौतिक राशियां हैं, जो फंडामेंटल हैं, बेस जो मूल राशियां थे, उन्हीं के टर्म्स में इनको लिखना होता है, उनके ही घात में इनको लिखना होता है। तो ये हमारे 7 मूल राशि थे। तो मैंने जो लास्ट कॉलम था वो डायमेंशन के लिए छोड़ रखा था, तो यहाँ आप लिख लीजिए डायमेंशन, ठीक है, विमाएँ। अब देखिए एक ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पर, ऐसे इस तरह का एक ब्रैकेट होगा, और इसके अंदर अगर लेंथ है तो L लिखेंगे, मास है तो कैपिटल M लिखेंगे। अब इससे कंफ्यूज मत करना, ये इसका सिंबल था, ये मास है, डायमेंशन M मतलब मास होगा, ठीक है। उसी तरह से ये समय के लिए T है
है ना, टाइम, टाइम मतलब टी, टी हो जाएगा, सेकेंड नहीं लिखोगे यहाँ पे, विमाएँ में टी लिखेंगे। लेकिन यहाँ से सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, यहाँ पर जो सिंबल है वही विमाएँ हो जाएंगी, है ना। इलेक्ट्रिक करंट का क्या लिखोगे, ए, टेम्परेचर का केल्विन है तो इसको भी यहाँ पे के लिखोगे, ठीक है, इसको भी यहाँ पे मोल लिखोगे और इसको भी यहाँ पर सी डी लिखोगे, कैंडेला, ठीक। तो ये विमाएँ हैं जिनको आपको याद रखना है, ये विमाएँ का कॉलम हो गया, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इन कॉलम में बगल में लिख लीजिए, फिर इसको मैं आगे बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये है आपके 7 मूल राशि और ये इनकी विमाएँ हैं, ठीक है, लिख लीजिए। आवेश आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले, धारा वाले चैप्टर में सीखा होगा कि आवेश क्या होता है। आवेश का सूत्र Q बराबर I इंटू टी, यही होगा, है ना। I का मतलब धारा और T का मतलब समय। तो अगर मैं इसकी डायमेंशन पूछूं आपसे, चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, तो इसकी विमाएँ ज़रा निकाल के देखें। तो I का क्या विमा निकलेगा, A, और T का T, तो ये हो गया आवेश का, ठीक है ना, ये आवेश का विमाएँ हो गए, ठीक है। अब विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या होगा ये निकालना है। तो पोटेंशियल का मतलब ये V की बात हो रही है, V, तो V आपने पढ़ा है, V क्या होता है, पहले V का जो परिभाषा है वहाँ से जो सूत्र निकल के आता है उससे लिख के बताएं क्या होगा, बोलो। तो V बराबर कार्य बटा आवेश, ठीक है, ये कार्य है, वर्क है ये, ठीक है। अब वर्क का क्या निकल के आया था, याद रखना होगा आपको, आपको इनको याद रखना ही है, ml² T-2, और यहाँ से रख दो इसको A T। अब देखिए क्या हो गया, ये फाइनल आ जाता है ml² T-3 A-1, ये निकल के आ गया, ठीक है। ये किसका है, विभव का है, यानी कि पोटेंशियल का है, ठीक। अब तीसरा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। अब ये कैसे लिखेंगे, तो ओम का नियम आपने पढ़ा है, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है ना वहाँ से, तो R बराबर क्या लिख सकते हैं आप, R बराबर लिख सकते हैं V बाई I, R बराबर V बाई I, ठीक है। तो V यहाँ से रखो, I का आपको पता ही है। चलिए बताओ क्या आ रहा है जल्दी फटाफट, तो ऊपर से वो लिख दो ml² T-3 A-1 को भाग किससे देना है, A से, ठीक है। तो ये चल जाएगा ऊपर, तो क्या आ गया, रेजिस्टेंस का डायमेंशन, रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ गया mL/T-3 और A की घात -2, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डायमेंशन निकल के आते हैं, ठीक। तो इनको लिखिए, उसके बाद मैं एक और आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, ये आपको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। उसमें एक और चैप्टर पढ़े थे 10वीं कक्षा में, और वो है प्रकाश के चैप्टर में, किरण वाले चैप्टर में, ठीक है। उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुना होगा आपने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है अपवर्तक सूचकांक, ठीक है। इसके बारे में आपको पता करना है क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसको n से लिखते हैं, n से या म्यू से, जिससे भी आपने सीखा होगा। तो अपवर्तक सूचकांक, ठीक है, अपवर्तक सूचकांक,
सूचकांक। आपको इसका डायमेंशन बताना है, इसको आप लिखिए फिर इसको ट्राई कीजिए, ठीक है, जल्दी। तो लिख लिया आपने। देखिए इसके पहले इसके डायमेंशन निकालने हैं, आपको पहले इसका सूत्र लिखना पड़ेगा। तो सूत्र क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि जो वेग होता है या चाल प्रकाश की, उसका अनुपात होता है ये, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में यानी हवा में कितना है c, और किसी भी माध्यम में कितना है v। तो इसी का अनुपात क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या परावर्तक सूचकांक, ठीक है। अब देखो ये भी मीटर पर सेकंड में है इसकी यूनिट, ये भी मीटर पर सेकंड में इसकी यूनिट है। तो इसमें भी LT-1, नीचे भी LT-1, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, ये तो डायमेंशन लेस हो गया, तो विमाहीन हो गई है। तो विमाहीन को ऐसे लिख देते हैं ml0 T0, ये हो गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डायमेंशन लेस, मतलब विमाहीन, विमाहीन, ठीक है, डायमेंशन लेस हो गया। तो ये चीज़ आप ऐसे भी गैस कर सकते थे कि देखिए इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसकी कोई मात्रक नहीं है, तो क्योंकि यूनिट नहीं है इसलिए इसकी डायमेंशन भी नहीं है, ठीक है। तो क्या हम ये नियम बना सकते हैं कि जिसकी यूनिट नहीं होगी उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी, मतलब जिसकी मात्रक नहीं है उसकी विमा भी नहीं है, क्या ये नियम बना सकते हैं? तो क्या उल्टा भी बोल सकते हैं, जिसकी विमाएँ नहीं है उसकी यूनिट भी नहीं होगी, क्या ये बोल सकते हैं? सोचते हैं इस पर, थोड़ी सी चर्चा करते हैं और सीखते हैं इसके बारे में। अब इसको लिखिए फिर चर्चा करते हैं। तो अब चर्चा करते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी पर, ठीक है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी मतलब ऐसी राशियां जो विमाहीन है, ठीक है, विमाहीन राशि, ठीक है, विमाहीन राशि के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले जितने भी प्योर नंबर हैं, सिर्फ नंबर है, संख्या, सिर्फ संख्या ही है, वो सारे डायमेंशन लेस होंगे। जैसे 5, 14, 1/2, 3/2, 4/5, ये सारे विमाहीन होंगे, ठीक है। तो नंबर 1 ऑल, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आई होप आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब मैंने आपको मतलब समझा दिया। और प्योर नंबर आर, डायमेंशन लेस को मैं लिखूँगा DL, ठीक है, ताकि थोड़ा समय बचे। आर डायमेंशन लेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी प्योर संख्या हैं, शुद्ध संख्या, वो सारे विमाहीन होंगे। उदाहरण के लिए बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। उदाहरण में लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे 2, 1/2, 5, 1.3, ये सारे के सारे डायमेंशन लेस हैं, ठीक है। एक दूसरा, जितने भी कोण हैं, एंगल, एंगल, एंगल का मतलब क्या है, कोण। तो मैंने आपको कोण 2 प्रकार के बताए, एक समतल और एक ठोस कोण, है ना, मतलब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो एंगल का परिभाषा क्या था, कोण का परिभाषा क्या था, थीटा बराबर L/R। अब L क्या है, वक्र, वो भी तो लंबाई है, उसकी डायमेंशन क्या होगी
L होगी, और ये क्या है, ये रेडियस, ये भी L डायमेंशन रखेगा, तो ये भी L, ये भी L, तो ये क्या बन गया, डायमेंशनलेस। ठीक है, तो जो कोण होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, अब बताओ क्या कोण का कोई यूनिट होता है? हाँ, मात्रक तो होता ही है। प्लेन एंगल का क्या होता है, रेडियन, और सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टेरेडियन। लेकिन क्या उसकी डायमेंशन है? नहीं है। तो यहाँ से एक नियम पता चलता है कि अगर कोई डायमेंशन लेस है तो वो यूनिट लेस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर यूनिट लेस है तो वो डायमेंशन लेस ज़रूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, बट इट हैज़ यूनिट। ठीक है, मतलब डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है। तो इससे नियम क्या निकाल सकते हैं कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी may or may not have unit। जैसे वहाँ पे अपवर्तक सूचकांक जो था उसकी डायमेंशन नहीं है और यूनिट भी नहीं है, दोनों नहीं है, लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है, तो इसलिए अब नियम नहीं बना सकते कुछ। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी की मे और मे नॉट मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे और मे नॉट है यूनिट, बट इसका उल्टा हमेशा ट्रू है। बट यूनिटलेस मतलब जिसकी मात्रक नहीं है, बट यूनिटलेस क्वांटिटी does not have dimension। ठीक है, यूनिटलेस अगर है तो उसकी डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन कौन हो गए, प्योर नंबर हो गए, एंगल हो गया। अब नंबर 3 के तरफ बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल देता हूँ, फंक्शन मैंने अभी नहीं पढ़ा है, रेशियो बोलेंगे। रेशियोज आर डायमेंशनलेस। क्या लिखा मैंने, जितने भी त्रिकोणमितीय के अनुपात हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, जितने भी हैं वो सारे के सारे डायमेंशनलेस होंगे। ऐसे कैसे बोल दिया मैंने, देखिए आप साइन के अंदर थीटा लिखेंगे और अंदर क्या लिखेंगे, अंदर लिखेंगे लंब बते कर्ण, है ना। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ की होगी, और इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ की होगी। तो दोनों कट के क्या हो गए, डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस हो गया। ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक, तो कहने का मतलब है कि अगर मैं कोई भी त्रिकोणमितीय का अनुपात लिख देता हूँ, ऐसे कॉस करके अंदर लिख देता हूँ कुछ, ऐसे कॉस ए लिख देता हूँ, चलो ठीक है, तो इसके अंदर वाला भी डायमेंशनलेस होगा और ये पूरे में भी डायमेंशनलेस होगा, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो गई। अंदर जो भी लिखोगे वो विमाहीन होगी और ये पूरा आपस में भी विमाहीन होगा। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, सब लिख लेना एक साथ ही। अब एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये आप गणित में सीखते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, बस इसके बारे में डिटेल गणित में पढ़ेंगे आप। ई एक नियतांक, एक कांस्टेंट है
जिसका मान 2.7 के आसपास होता है अप्रॉक्स, ठीक है। अब अगर इसकी घात आप कुछ लिखते हैं ऐसे इस तरह से, ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ है ये डायमेंशनलेस होगा और ये पूरे में भी डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। नंबर 5, उसी तरह से लॉग एक इम्पॉर्टेंट सब चीज़ होता है जो आप गणित में ही सीखते हैं, ठीक है। तो लॉग के अंदर कुछ चीज़ रखा हुआ है ऐसे, तो ये भी एक विमाहीन होगी और ये पूरे में भी ये विमाहीन हो जाएगी, डायमेंशनलेस, ठीक है। और इस जगह में अगर कुछ बेस है, मान लीजिए यहाँ पर ए ऐसे, तो इसको भी डायमेंशनलेस लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक नंबर है, एक संख्या है। तो प्योर नंबर तो वैसे भी डायमेंशनलेस होता है, ठीक। तो लॉग का मतलब क्या होता है? लॉग का मतलब मूल गणित वाले चैप्टर में आप पढ़े हैं, बेसिक मैथ्स में वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने पढ़ा रखा है ये लॉग क्या होता है, ठीक है। और आप गणित में भी सीखेंगे लॉग क्या होता है। तो लॉग के अंदर कुछ भी हो तो वो डायमेंशनलेस होगा और पूरे में भी ये डायमेंशनलेस होगा। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट्स हैं, इनको आप लिख लीजिए और इनको समझ जाइए, ठीक है, बढ़िया से। फिर इस पर क्वेश्चन थोड़ी देर पे करेंगे, ठीक। लिखिए। अब यहाँ एक छोटा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, वो मैं बता देता हूँ आपको, कि ये डाउट होता है कि हमने फिजिक्स में कुछ नियतांक के बारे में पढ़ा है ना, भौतिकी के कुछ नियतांक हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं, क्या वो कांस्टेंट के भी डायमेंशन नहीं होंगे? जैसे एक बढ़िया सा एग्जांपल जो दिखता है वो ये है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि किसी दो द्रव्यमान के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल ये इसको खींच रहा होता है और ये इसको खींच रहा होता है। तो वो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है? Gm1 m2 बटे r², ठीक है। तो आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो G है इसकी डायमेंशन क्या है, ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या है, ठीक। तो आपको बताना है G यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएं ज्ञात करें, ठीक है, ये है सवाल। तो सोचिए कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए पहले इसको इसके फॉर्मूला जैसा बना दो, ठीक है ना, उसको अलग कर दो। तो अलग कैसे करें, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो G को अलग करोगे तो क्या होगा? G बराबर, ये दोनों उधर चले गए, तो F² बटा m1 गुना m2, ठीक है, इस तरह का बन गया। अब सभी के विमाएं यहाँ पे रख दीजिए। तो मैंने कहा था आपको कुछ विमाएं याद रखनी पड़ेंगी जिनमें बल है, कार्य, ऊर्जा, ठीक है, इन सभी के जो विमाएं हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो F का क्या हो गया? mLt-2, है ना। अगर डाउट होता है तो LT-2 क्या हो गया? त्वरण, और उसको मैंने द्रव्यमान से गुणा कर दिया तो बल हो गया, और उसको किससे गुणा करना है? L² से, ठीक है। अच्छा, m1 का मतलब है द्रव्यमान, तो m एक और m, तो ये mm कट गए, तो क्या आ गया आंसर? m की घात -1, l की घात 3, t की घात
-2, ये हो गया g। ठीक है, तो देखो क्या ये विमाहीन है? नहीं है। तो जो फिजिक्स के कांस्टेंट होते हैं, फिजिकल कांस्टेंट बोलते हैं उनको, उनकी विमाएं होती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो कांस्टेंट है, नियतांक है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ऐसा नहीं है, डायमेंशन होता है। तो इसको भी अगर आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको डिराइव करना पड़ेगा क्योंकि इस पे सवाल आते हैं। ठीक है, ये हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमाएं, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों विमाएं पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, विमाएं पढ़ने की ज़रूरत क्यों है और उसकी एप्लीकेशन यानी कि उसका यूज़ क्या है। ठीक है, कहाँ हम यूज़ करेंगे, क्या फ़ायदा होता है उससे, तो लिख लीजिए। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।